हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें मैंने आपके जितने भी नीट PYQs है वो मेंशन कर रखे हैं और ये PDF बिल्कुल वर्थ इट है और बिल्कुल इनफ है आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए। अब आपको इसको पढ़ना कैसे है, आपको मैं जैसा पढ़ा रही हूँ आपको सिर्फ इसको सुनना है, दैट्स इट। और उसके बाद में ये PDF हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। वहाँ जाना है आपको और इसको डाउनलोड करके इसको रीड करना है और इसको पढ़ना है और लर्न करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। सिर्फ आपको सुनना है और बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ सेल? सेल क्या है? सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर भी है और बेसिक फंक्शनिंग यूनिट भी है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, यानी कंप्लीट सेल से छोटी कोई भी यूनिट इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने होते हैं और वही एक सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करके सारे एसेंशियल लाइफ फंक्शन परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे देखिए आप कि जो एंटोनी वियन लिवनहॉक था उसने क्या किया था, लाइफ सेल डिस्क्राइब करी थी, ठीक है। उसके बाद में आता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल की स्ट्रक्चर डिटेल्स को और क्लियरली देखा जा सका, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सेल थ्योरी। अच्छा, सेल थ्योरी में अगर आपको नहीं समझ में आता है कि यार श्लीडन ने क्या किया था, श्वान ने क्या किया, तो अपन क्या बोलते हैं, श्लीडन एंड श्वान ना। श्लीडन ने प्लांट्स के बारे में बताया था और श्वान ने एनिमल के बारे में बताया था। प्लांट्स पहले आते हैं, एनिमल्स बाद में आते हैं, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा एक ट्रिक है, कैसे भी समझ सकते हैं आप। तो मैथ्यूज स्लीडन जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1838 में बताया था कि प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं और ये सेल्स प्लांट टिश्यूज़ बनाते हैं। थियोडर श्वान जर्मन जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1839 में एनिमल सेल का स्टडी किया। उन्होंने एनिमल सेल की थिन आउटर लेयर को डिस्क्राइब किया, जैसे अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि सेल वॉल प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। जो थियोडर श्वान था उसने एनिमल के बारे में तो बताया लेकिन प्लांट के बारे में ये भी बताया कि सेल वॉल इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। अब हम बात करते हैं जो स्लीडन और श्वान हैं, उन दोनों ने मिलकर ये बताया था, लेकिन इन्होंने ना न्यू सेल्स कैसे बनते हैं ये नहीं समझा पाए थे। तो इसके लिए रुडॉल्फ विर्चो जो थे, उन्होंने 1855 में एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा ओमनी सेल्ला ई सेल्ला, मतलब न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर। मॉडर्न सेल थ्योरी के 2 पॉइंट्स हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं और हर न्यू सेल किसी पहले से एग्जिस्टिंग सेल से बना रहता है, ठीक है। अब हम इसके बाद में दूसरे टॉपिक पे करते हैं कि एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ऑनियल सेल प्लांट सेल होता है, ठीक है। इसके बाहर सेल वॉल होती है और उसके जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। चीक सेल एनिमल सेल होता है जिसमें आउटर बाउंड्री के फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। किस में? न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम DNA यानी जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, ओके। जीन सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, फाइन, ओके। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? जिन सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, फाइन। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो दोनों टाइप्स के सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये सेल की मेन सेलुलर एक्टिविटीज़ का एरिया है और ये आपके नीट PYQ में बहुत बार आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना आप ये वाला, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं, ये सेल की मेन सेलुलर एक्टिविटीज़ का एरिया है कौन? साइटोप्लाज्म। अब है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। और ये यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये भी PYQ है, आप इसको प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब सेंट्रोजोम भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। क्या? सेंट्रोजोम, ओके। इम्पॉर्टेंट साइजेस है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है, पता है 0.3 माइक्रोमीटर का है, आप यहाँ पे इसको पढ़ लो। बैक्टीरिया 3.3 से 5 माइक्रोमीटर है, RBC
0 माइक्रोमीटर समथिंग है, एग ऑफ ऑस्ट्रिक्स सबसे बड़ा होता है, और नर्व सेल लॉन्गेस्ट है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना जब आपको पीडीएफ मिले, इसको बार बार रिवाइज करते रहना। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसकी 4 बेसिक शेप्स होती है, जैसे बैसिलस, रॉड शेप, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप और स्पाइरलम स्पाइरल शेप है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड भी नहीं होता है। उसका यूजुअली इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जो न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड जो होते हैं, अभी ये आ गया। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जीनोमिक डीएनए से सेपरेट होते हैं। ये बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल ट्रेट जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे सकते हैं। ये आपके बायोटेक्नोलॉजी वाले 12th चैप्टर में 12th वाले क्लास में आएगा, तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक आप ये याद कर लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्पेशलाइज इनफोल्डिंग होते हैं। कौन? मीजोजोम। ये सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन और सिक्रीशन जैसे फंक्शन में हेल्प करता है। ये आपको ना असर्शन, रीजन, समथिंग ऐसा उल्टा फुल्टा घुमा कर दे सकते हैं इसमें क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से देख लेना इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर्स पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के लिए प्रेजेंट होते हैं। इसको भी याद कर लेना, ये आपके असर्शन, रीजन और ऑप्शन में बता के दे सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। प्रोकैरियोटिक सेल एनवेलप की 3 लेयर्स होती है, आउटसाइड से इनसाइड के ऑर्डर में, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलकर प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वर्क करते हैं। ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्लासीफाई किया जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स लूज हो तो स्लाइम लेयर, और थिक हो तो जैसे टफ हो तो कैप्सूल कहलाता है। सेल वॉल सेल को शेप देती है और सेल को बर्स्टिंग या कोलैप्सिंग से बचाती है। सेल वॉल स्ट्रांग होती है और इसी की तरह आपको भी स्ट्रांग बनना है। ठीक है, शेप देती है, प्रिवेंट्स बर्स्टिंग, कोलैप्सिंग और स्ट्रक्चर सपोर्ट को मेंटेन करती है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। फिर इसके बाद में आता है बैक्टीरिया फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है। अच्छा, फ्लैजिला तो मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? फिलामेंट है, हुक है और बेसल बॉडी है। ठीक है, और जो फिलामेंट है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है, और ये भी आपके नीट पीवाईक्यू में मेंशन है। उसके बाद में आता है पिलाए। पिलाए इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। उसके बाद में फिम्ब्रे, जो स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं जो बैक्टीरिया को सरफेस या किसी स्टोन या होस्ट टिश्यू से अटैच करने में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा जब आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। ठीक है, और मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते कौन? पिलाए और फिम्ब्रे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी पे। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होता है, इसकी 2 यूनिट होती है 50-30, और एक ही एमआरएनए पे जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो सकते हैं, इस चेन को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ये एमआरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाता है। ये आपके 12th क्लास के चैप्टर में आएगा, जेनेटिक वाले चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद में आता है कि इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती है? ये एक रिजर्व मटेरियल है, मतलब इंक्लूजन बॉडीज़ है वो रिजर्व मटेरियल को स्टोर करते हैं। कौन? इंक्लूजन बॉडीज़। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं बिल्कुल भी, ये याद रखना। इंक्लूजन बॉडीज़ स्टोर करते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। बताओ, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होके भी ये स्टोर कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन, पर्पल ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ठीक है, पर्पल ग्रीन और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलते हैं और ये बायोंसी में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं?
यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स और फंजाई इंक्लूड होते हैं, ठीक है, मोनेरा नहीं है। इन सेल्स में साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के थ्रू प्रॉपरली कंपार्टमेंटलाइज्ड होते हैं, कंपार्टमेंट ज़्यादा होता है। इनमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर अपन है ना इसको थोड़ा सा ये करें कि प्लांट वर्सेस एनिमल सेल क्या है डिफरेंस, तो प्लांट सेल में सेल वॉल है, प्लास्टिड है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं जो ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन बहुत इजी चैप्टर है, सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो इसमें आपको कुछ चीज़ें याद करनी, एक तो सिंगर एंड निकोलसन ने ये 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया था। सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, फाइन। मेजर लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है, सबसे मेजर लिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, जो बाइलेयर होता है, दोनों तरफ होता है। इसमें पोलर हेड्स आउटवर्ड होते हैं और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है वो इनवर्ड होती है। देखो हाइड्रोफोबिक है मतलब वो इनवर्ड होगी, मतलब किसके, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होगी। मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। इंटीग्रल प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर पार्शियली या कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है लेकिन आपको ध्यान से मेरी बातें सुननी है। फिर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की वजह से प्रोटीन पाइलेयर के अंदर लेटरली मूव कर सकते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद करनी पड़ेगी, क्या कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, फाइन। मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी की वजह से प्रोटीन्स बाय लेयर के अंदर लेटरली मूव कर सकते हैं। ये फ्लूइड नेचर सेल ग्रोथ, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिविजन जैसे प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ ये वाला जो है ये आप पढ़ लेना कि ये इंपॉर्टेंट किसके लिए, सेल ग्रोथ के लिए, इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए, सिक्रेशन, एंडोसाइटिस, सेल डिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अब ये आता है नेक्स्ट वाला कि ट्रांसपोर्ट एक्रोस मेम्ब्रेन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंपल डिफ्यूजन में सब्सटेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ऑस्मोसिस वाटर का डिफ्यूजन है। पोलर मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी एनर्जी यूज़ होती है और सब्सटेंस लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप है, 3Na बाहर और 2K+ अंदर, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट है सेल वॉल है। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट नॉन लिविंग और रिजिड कवरिंग है। ये प्लांट्स और फंजाई में प्रेजेंट होती है, क्या, सेल वॉल, ठीक है। ये प्लांट्स और फंजाई में प्रेजेंट होती है। इसके फंक्शन है सेल को शेप देना, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, और सेल सेल इंट्रैक्शन में हेल्प करना, और अनवांटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बैरियर प्रोवाइड करना है। ये सब लिखा हुआ है इसमें, आप इसको आराम से पढ़ना, आपको ध्यान से मेरी बात सुननी है। फिर क्या होता है, यंग सेल में प्राइमरी वॉल होती है। यंग सेल में प्राइमरी वॉल होती है जो ग्रोथ कर सकती है, ओके। सेल मैच्योर होने पर सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के इनर साइड फॉर्म होती है, ठीक है, अंदर की तरफ बनेगी। मिडल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट की लेयर होती है जो नेबरिंग सेल को ग्लू की तरह जोड़ती है। प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल और मिडल लैमेला, प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल और मिडल लैमेला के थ्रू नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करती है, ठीक है। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लस लाइपोसोम प्लस वैक्यूल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ये इंक्लूड होते हैं। और ये क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये भी अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसमें साइटोप्लाज्मिक टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क होता है जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन का इंपॉर्टेंट साइट है।
ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ ही कंटिन्यूस होगा। स्मूथ ईआर पर राइबोसोम नहीं होते, ये मेनली लिपिड सिंथेसिस का साइट है। और एनिमल सेल्स में स्मूथ ईआर स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी सिंथेसाइज करता है। ये क्वेश्चन तुम्हारे कहीं ना कहीं मॉड्यूल और कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह इसमें आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोल्जी एपरेटस क्या होता है? गोल्जी एपरेटस क्या है? कैमिलो गोल्गी ने 1898 में गोल्जी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था। गोल्जी एपरेटस फ्लैट डिस्क शेप सैक्स से बना होता है जिन्हें सिस्टर्ने कहते हैं। इसके 2 फेसेस होते हैं, सिस फेस फॉर्मिंग फेस है, ट्रांस मैच्योरिंग फेस है। आप याद कर लो कि ट्रांस देखो बड़ा है, मैच्योर है, ट्रांस का स्पेलिंग्स देखो बड़ी है तो मैच्योरिंग फेज है, आप ऐसे लर्न कर सकते हो। ईआर से आने वाले वेसिकल्स सिस फेज पर फ्यूज होते हैं, ठीक है, सिस फेज पर वो फ्यूज होंगे। गोल्जी प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके उन्हें प्रॉपर डेस्टिनेशन पर पैकेज करता है या सेल के बाहर सिक्रेशन के लिए भेजता है। कौन? गोल्जी जो है वो प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके उन्हें प्रॉपर डेस्टिनेशन पर पैकेज करता है या फिर सेल के बाहर सिक्रेशन के लिए भेजता है। गोल्गी ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट साइट भी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लाइजोसोम के बारे में। लाइजोसोम गोल्गी एपरेटस से फॉर्म मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। गोल्जी एपरेटस से फॉर्म जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यानी हाइड्रोलेजेस प्रेजेंट होते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स में क्या होता है? वैक्यूल्स साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जिसमें वाटर, सेल सेल और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अनवांटेड मटेरियल हो सकता है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं और प्लांट सेल में वैक्यूल सेल वॉल्यूम का अप टू 90% तक ऑक्यूपाई कर सकता है। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। किसमें? अमीबा में। प्रोटिस्टा में फूड पार्टिकल को एनगल्फ करके फूड वैक्यूल्स फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको वैक्यूल में याद करना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इतनी चीज़ तो याद करनी पड़ेगी। माइटोकॉन्ड्रिया में सॉसेज शेप्ड सिलेंड्रिकल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जनरली सॉसेज शेप्ड या सिलेंड्रिकल होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है वाइल इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड्स बनाती है जिन्हें क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है और सेलुलर एटीपी प्रोड्यूस करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए, आरएनए और 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है, ठीक है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया फिजन के थ्रू डिवाइड करता है, किसके थ्रू? फिजन के थ्रू। अब हम बढ़ते हैं प्लास्टिड के थ्रू। प्लास्टिड में क्या है? प्लास्टिड बहुत ईजी है। प्लास्टिड प्लांट सेल और यूग्निलॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स के बेसिस पर प्लास्टिड को क्लासिफाई किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सबको पता है, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी ट्रैप करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या है? इसमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ये जो येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये कलरलेस होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स और ये न्यूट्रॉन्स स्टोर करते हैं। अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, एलायोप्लास्ट में ऑयल एंड फैट्स, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसको हम पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर स्टोमा होता है, स्टोमा में फ्लैटन सेक्स को थाइलाकॉइड्स कहते हैं। थाइलाकॉइड्स के स्टैक्स को ग्रेना कहते हैं। डिफरेंट ग्रेना के थाइलाकॉइड्स को स्ट्रोमा लेमिना कनेक्ट करती है। थाइलाकॉइड के अंदर का जो स्पेस है वो ल्यूमेन कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एंजाइम, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70S होते हैं जबकि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S होते हैं। ये आप अच्छे से याद कर लेना। क्या? क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70S होते हैं लेकिन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम की तरफ।
राइबोसोम तो बहुत इजी है, सबको लर्न हो जाता है कि जॉर्ज पैलेडे नाम का एक इंसान था 1953 में राइबोसोम को डेंस पार्टिकल्स के फॉर्म में ऑब्जर्व किया था। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन्स से बने होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। यूकैरियोटिक में 80 है तो वो 60-40 में डिवाइड हो जाएगा, और 70 है जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 50-30 में हो जाएगा। या एस का मतलब स्वेटबर्ग यूनिट है जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंपली सब यूनिट्स को ऐड करने वाली यूनिट नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साइटोस्केलेटल। साइटोस्केलेटल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक नेटवर्क है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लस माइक्रोफिलामेंट्स प्लस इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट, मूवमेंट और प्रॉपर शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। बस इसका और कुछ काम नहीं है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद करना है। सीलिया फ्लैजिला क्या होता है? सीलिया और फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन के हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं। सीलिया शॉर्ट और ओल लाइक होते हैं और सेल या फ्लूइड को मूव करने में हेल्प करता है। फ्लैजिला कंपेरेटिवली लॉन्गर होते हैं और सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनका कोर एक्सोनिम होता है। एक्सोनिम में 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9 पेरीफेलर डबलेट्स होते हैं। वेट मैं आपको बताती हूँ कि 9 साइड में है, मतलब उस सर्कल के साइड में 9 पेरीफेलर डबलेट्स है प्लस 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 2 बीच में बने होंगे। सीलिया और फ्लैजिला दोनों बेसल बॉडी से अराइज होते हैं। ठीक है, इसके बाद में पढ़ना है अपन को सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रोजोम देखो आपको लेटर्स बड़े हैं, सेंट्रोजोम बड़ा है, मतलब इसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और वो सराउंडिंग पेरीसेंट्रियल मैटेरियल होता है। ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, और ये क्योंकि ये और जो दोनों सेंट्रियोल्स है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सेंट्रियोल का अरेंजमेंट होता है 9+0 होता है। इसमें जो 9 है वो सर्कल के साइड में 9 पेरीफेरल ट्यूबुलिन ट्रिपलेट्स होते हैं। ये ट्रिपलेट्स होते हैं, और वो जो अभी अपने पढ़ा था सीलिया फ्लैजिला वो क्या होता है, डबलेट्स होते हैं। 9 पेरीफेरल ट्यूबुलिन ट्रिपलेट्स होते हैं और सेंट्रल पार्ट में हब होता है। सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजिला के बेसल बॉडी बनाने में हेल्प करता है और एनिमल सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर्स और स्पिंडल एपरेटस के फॉर्मेशन में भी रोल होता है। किसका? सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजिला के बेसल बॉडी बनाने में हेल्प करता है और एनिमल सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर स्पिंडल एपरेटस के फॉर्मेशन में भी रोल होता है। ठीक है, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला बहुत ही फटाफट से। अब इसमें हमको पढ़ना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही इजी टॉपिक है, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, हमने पहले ही पढ़ लिया है। 1831 में न्यूक्लियस डिस्क्राइब किया था। नॉन डिवाइडिंग है, यानी इंटरफेस न्यूक्लियस में एक्सटेंडेड क्रोमेटिन फाइबर्स और न्यूक्लियर मैट्रिक्स और वन और मोर न्यूक्लियाई इसके अंदर होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर एनवलप होता है जो 2 पैरेलल मेम्ब्रेन से बना होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच पेरिन्यूक्लियर स्पेस होगा। न्यूक्लियर एनवलप की आउटर मेम्ब्रेन ईआर के साथ कंटिन्यूस होती है और इस पर राइबोसोम हो सकते हैं। न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म के बीच आरएनए और प्रोटीन्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्या? न्यूक्लियर जो पोर्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच आरएनए और प्रोटीन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यूजुअली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल में मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। कुछ मैच्योर सेल्स में, हाँ यहाँ पे आपको मिलेगा, सॉरी मैंने इसको आगे नहीं किया। अब देखो, अब आप क्या है कि कुछ जो मैच्योर सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। मैच्योर सेल जो होते हैं, जैसे कि आप मैमिलियन आरबीसी और प्लांट सीव ट्यूब सेल्स में नहीं होते। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है और ये आरएनए सिंथेसिस का एक्टिव साइट है। जितने मोर या लार्जर न्यूक्लियाई होंगे उतनी ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिविटी हो सकती है। उसके बाद में हमारा बस ये लास्ट टॉपिक है, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन। क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में क्रोमेटिन डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए से मिलकर बना होता है। किससे? क्रोमेटिन डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए से मिलकर बना होता है। एक ह्यूमन सेल में अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है जो 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो क्रोमोसोम क्लियरली डिवाइडिंग सेल्स में विजिबल होता है। क्रोमोसोम के प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन को सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के साइड्स पर काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड को होल्ड करता है। सेंट्रोमियर पोजीशन के बेसिस में 4 टाइप्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। मेटासेंट्रिक बीच में है,
दोनों आर्म्स इक्वल है। सब मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर स्लाइटली ऑफ सेंटर, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आर्म। एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर एंड के पास है, बिल्कुल एंड के पास है, और एक बहुत छोटा और एक बहुत लंबा आर्म बना रहे हैं। टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल एंड पे है, ठीक है। अब हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, एक स्मॉल फ्रेगमेंट जैसा स्ट्रक्चर शो करती है जिसे सैटेलाइट कहते हैं, आपको इसमें इतना ही याद करना है। माइक्रोबॉडीज़ क्या होती है? माइक्रोबॉडीज़ में स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जिनमें डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। बस आपको इसमें इतना ही पढ़ना है। फिर ये आपको थोड़ा सा है ना, क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपको ये दिया है, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंटोनी वैन लेकेनफ़ोर्ड लाइफ सेल, ये रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस किया था, स्टीफन श्वान ने क्या किया था, रुडोल्फ विर्चो गोल्गी ने क्या किया था, और फ्लेमिंग ने किया था, सिंगर एंड निकोल्स, ये सारे इसमें जितने भी साइंटिस्ट हैं उसके बारे में बताया। यहाँ पे इनकी जो साइज़ वगैरह है उनके बारे में बताया है, बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे भी यही सब है, इनकी लेंथ है, कहाँ कितने परसेंटेज है, सीलिया फ्लैजिला कितने 9+2 है, सेंट्रल अरेंजमेंट में 9+0 है, और वो ट्रिपलेट्स हैं, ये भी याद रखना आप। फिर उसके बाद में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, क्या है पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कौन कौन है कौन कौन नहीं है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप कमेंट में बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुननी थी, आपको कुछ ये सेंटेंसेस पढ़ने नहीं थे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी, फिर आपको इसको पढ़ना, और ये बिल्कुल इनफ है। सिर्फ 30 मिनट्स में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और बिल्कुल मैंने इसे हिंदी में समझाया। अगर आप आंख बंद करके इसको बिल्कुल इमेजिन करते हैं या सुनते हैं तो ये प्रॉपरली आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। देन इसको आप रिवाइज कर लेना और फिर अपने पीवाई को सॉल्व करना, एंड यू आर गुड टू गो। थैंक यू एवरीवन।